वीपी 24 न्यूज़ पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम के 77वें कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने पिछले 10 दिनों में देश में आए 2 बड़े चक्रवात तौकाते और यास का जिक्र किया और कहा देश और देश की जनता ने इससे निपटने के लिए पूरी ताकत लगाई और कम से कम जनहानि सुनिश्चित की। केंद्र, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन सभी एक साथ मिलकर इस आपदा के सामने जोड़कर खड़े हुए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने परिजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में जानकारी साझा करते हुए कहा, संक्रमण की शुरुआत में भारत में मात्र एक टेस्टिंग लैब था, लेकिन आज 2500 से ज्यादा टेस्टिंग लैब काम कर रहे हैं। शुरुआत में कुछ शॉर्ट टेस्ट होते हैं, लेकिन अब 20 लाख टेस्ट एक साथ हो रहे हैं। अब तक देश में 33 करोड़ से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। केंद्र की मोदी सरकार को आज 7 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 7 सालों में देश ने बहुत कुछ खो दिया है, सरकार देश के लिए हानिकारक है। भाजपा और कांग्रेस में हमेशा से ही जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है। भाजपा जहां केंद्र सरकार है, तो वहीं कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। दोनों का ही एक दूसरे पर हमलावर रुख बना रहता है। ऐसे में केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सरकार की गलत नीति की वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। जीडीपी में चल रही 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ गया है। कोरोना के कारण लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान देने के बजाय मौन धारण करके बैठी हुई है। इसके साथ ही सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, कोरोना काल में मोदी सरकार की लापरवाही सबके सामने आई है। उससे जनता तो समझ चुकी है कि सरकार सिर्फ भाषण देना जानती है। मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर भाजपा की ओर से पूरे देश में कोरोना काल में सेवा कार्य चलाया जा रहा है, जिसमें भाजपा के मंत्री, विधायक, सांसद और कार्यकर्ता संकट के इस काल में लोगों की मदद के लिए सेवा कार्य कर रहे हैं। कई सेवा कार्य भाजपा शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा के सिजहरी और सीतापुर के गुरेपारा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे। भाजपा की ओर से इस उपलक्ष्य पर उत्तर प्रदेश के 23,300 गाँव में सेवा कार्य किए जाएंगे। पार्टी के पदाधिकारी और सदस्य गाँवों में पहुंचकर सेवा कार्य करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के पूरा मुक्ति गांव, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ के कुमरावा और जमन खनवा गांव जाएंगे। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से राष्ट्रीय राजधानी में हड़कंप मच गया था, लेकिन अब मामलों में कमी देखी जा रही है और राजधानी दिल्ली में हालात काफी सुधरने लगे हैं। संक्रमण के मामलों में कमी के साथ अब अस्पतालों में मरीजों की संख्या के साथ साथ दिल्ली के अस्पतालों में बेड भी खाली होने लगे हैं। संकट में घिरी हुई राजधानी दिल्ली में अब राहत मिलने लगी है। संक्रमण का प्रकोप कम होने के साथ ही दिल्ली में जो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बिखर गई थी, अब मरीजों की कम होती हुई संख्या के साथ पटरी पर आने लगी है। दिल्ली के कोविड अस्पतालों में 78% बेड खाली हो गए हैं। करीब 2 महीने के बाद हालातों में इतना सुधार देखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार वायरस का प्रचार थम गया है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही ना बरतें और सावधानियों का पालन अवश्य करें। राजधानी दिल्ली में मार्च के आखिरी सप्ताह में संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप शुरू हो गया था। 12 अप्रैल तक अस्पतालों में 6000 से ज्यादा मरीज भर्ती हो गए थे। 22 अप्रैल के बाद से दिल्ली में हालात बिगड़ने लगे थे, तो वहीं भर्ती मरीजों की संख्या 19,000 के पार चली गई थी। आलम यह हो गया था कि बड़े बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में भी बिस्तर खाली नहीं मिल रहे थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजधानी में इस समय कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के लिए 24,997 बेड खाली हैं।
कोरोना काल में एलोपैथ को लेकर दिए गए बयान पर योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भारतीय चिकित्सा संघ ने बंगाल इकाई में रामदेव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें रामदेव ने कथित तौर पर टिप्पणी करते हुए कहा, डॉक्टरों सहित कोविड-19 रोगियों की मौत हो गई क्योंकि आधुनिक दवाएं बीमारी का इलाज नहीं कर सकती। संकट के काल में एलोपैथ और आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। रामदेव अपने ही दिए गए बयान में उलझते जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय चिकित्सा संगठन ने कोलकाता के सिंधी थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि महामारी के संकट काल में रामदेव ने प्रमुख और झूठी जानकारी फैलाई है, जिससे जनता के बीच भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया गया है। IIM ने कहा कि रामदेव कह रहे हैं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के कारण कोविड-19 के मरीज अधिक पीड़ित हैं और मर रहे हैं। वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद भी 10,000 से ज्यादा डॉक्टरों की मौत हो चुकी है, जो कि बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार प्रदेशवासियों को कुछ हद तक लॉकडाउन से राहत दे सकती है, जिसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा आज निर्णय लिया जाएगा। जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव R.K. तिवारी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई है। ऐसे में सरकारी कार्यालय को खोलने के साथ साथ बाजार खोलने को भी चर्चा हो सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे जिले जहां अन्य जिलों की अपेक्षा में अधिक मामले हैं, वहां साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। बाकी स्थानों पर रात में कर्फ्यू जारी रह सकता है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री बैठक में लेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री इस बात पर भी विचार करेंगे कि कोरोना कर्फ्यू के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ रहा है। कोरोना कर्फ्यू के चलते कई लोगों के रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में नए मामलों में गिरावट को देखते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बाजार खोलने को लेकर सरकार पर भी व्यापारियों का काफी दबाव है, जिसके मद्देनजर प्रदेश सरकार की ओर से बाजार खोलने को लेकर राहत दी जा सकती है। प्रदेश सरकार ने केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए आंशिक कर्फ्यू में छूट दी थी, लेकिन एक बार फिर से बिगड़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए बाजार खोलने की अनुमति मिल सकती है। महामारी के प्रकोप से भारत में पाबंदियां लगाई गई हैं। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्यों में कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाया गया है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा में मौजूदा स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन या अन्य पाबंदियों को 31 मई से अगले सप्ताह तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। महामारी के आंकड़ों में कमी को देखते हुए राज्यों में कुछ हद तक ढील दी जा रही है, लेकिन जिन राज्यों में मामले अभी भी ज्यादा हैं, वहां सावधानी बरतते हुए लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं दिल्ली, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में लोगों को पाबंदियों में ढील देने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकारों ने अपने राज्य की स्थिति के मद्देनजर निर्णय लिए हैं। ऐसे में केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य में पाबंदी को 9 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं पुडुचेरी में लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु में भी 7 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र जो दूसरी लहर से सर्वाधिक प्रभावित है, वहां 14 अप्रैल से लागू की गई पाबंदियों को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये पाबंदियां 1 जून को समाप्त होंगी। दिल्ली में लॉकडाउन में कुछ ढील देने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी 7 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। नागालैंड में ये पाबंदियां 11 जून तक रहेंगी, तो वहीं मिजोरम में 6 जून और अरुणाचल प्रदेश में भी 11 जून तक 7 जिलों में कर्फ्यू लागू रहेगा। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। 2 वर्ष से महामारी पूरे विश्व में त्रासदी मचा रही है। ऐसे में इस महामारी की उत्पत्ति को लेकर अभी भी सवाल खड़े हैं कि आखिर ये वायरस इंसान ने बनाया है या प्राकृतिक आपदा है। इस मुद्दे को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों और नेताओं द्वारा सवाल अभी भी पूछे जा रहे हैं। महामारी की उत्पत्ति को लेकर अब तक चौंका देने वाला ये खुलासा हुआ है कि ये महामारी प्राकृतिक रूप नहीं, बल्कि इसे चाइना के वुहान के लैब में विकसित किया गया है। हालांकि चीन पर पहले भी इस प्रकार के सवाल उठे हैं कि वायरस वुहान लैब से ही निकला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार
नई रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन का सच सबके सामने आ गया। चीनी वैज्ञानिकों ने वुहान के लैब में कोविड-19 जैसा खतरनाक वायरस तैयार किया और फिर इसके बाद इस जानलेवा वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन के ढकने का प्रयास किया, जिससे सबको ये लगे कि ये वायरस चमगादड़ के प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। HIV वैक्सीन पर सफल काम कर चुके ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डंगलिस और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बिरगर सोरेनसेन ने इस साथ मिलकर ये स्टडी की है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है जब ये दोनों वैक्सीन बनाने के लिए कोरोना के सैंपल्स का अध्ययन कर रहे थे, उस दौरान उन्हें वायरस में एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिला था, जिस पर अपनी स्टडी में उन्होंने कहा बिना लैब में छेड़छाड़ किए ऐसा नहीं हो सकता। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का असर दिन पर दिन कम हो रहा है। संक्रमण के मामलों में गिरावट होने के साथ ही मौत के आंकड़े भयानक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,65,553 मामले सामने आए हैं, तो वहीं इसके साथ 3,460 लोगों की मृत्यु हो गई है। महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या भयानक है, मगर इससे स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में 2,76,309 लोग महामारी को मात देकर अपने घर जा चुके हैं। 1,65,000 से ज्यादा मामले सामने आने के साथ ही इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या 2,78,94,000 है। इसके साथ ही इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगभग 2,54,54,000 के पार है। इस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या 3,25,900 के पार चली गई है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 21,14,508 है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत 21 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पाकिस्तान के कराची में चीनी दूतावास पर हुए हमले से जुड़े एक मामले में पाकिस्तान ने भारत को बदनाम करने की साजिश की थी, लेकिन पाकिस्तान की ये साजिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान आए दिन कोई न कोई नापाक हरकत करता रहता है। ऐसे में पाकिस्तान में स्थित चीनी दूतावास पर नवंबर 2018 में हमला हुआ था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। इस हमले में पाकिस्तान ने भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम देने का आरोप लगाया था। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉ पर आरोप लगाते हुए कहा गया था इस हमले का मकसद पाकिस्तान चीन संबंधों को नुकसान पहुंचाना और चीन और पाकिस्तान की आर्थिक गलियारा परियोजना को बाधित करना है। मगर इस हमले में गवाह पेश करने में अभियोजना की विफलता पर पाकिस्तान के आतंक रोधी अदालत ATC ने नाराजगी जताई और संदिग्ध सदस्यों के विरुद्ध कोई सबूत न होने पर शिकायतकर्ता की 7 जुलाई को उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।